गाइस, गुड इवनिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। एंड सेकेंडली आज हम दोबारा स्टार्ट करेंगे अपना एग्जीक्यूटिव्स का पार्ट। ठीक है, कल हम थोड़ी चीज़ें मिस हो गई थी, आज उसको कंप्लीट करेंगे एंड पार्लियामेंट खत्म करेंगे अपना। ठीक है, ताकि हमारे पास फिर मंडे को सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रह जाए, देन उसके बाद हमारा पॉलिटिकल सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम ट्राई करेंगे हमें दो चीज़ें खत्म करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने यहाँ पे छोड़ा था, जल्दी में मैं बता नहीं पाया था अच्छे से, सो मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। ये कंपैरिजन है। कल क्लास नहीं होगी, कल संडे है। ठीक है, कल ऊपर से रक्षाबंधन भी है, सीधा मंडे को क्लास। मंडे को पॉलिटी की लास्ट क्लास होगी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद, सबसे पहले ये एक बार लास्ट टाइम हम कर लेते हैं इसको एक बार, ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ठीक है, सबसे पहले प्रेसिडेंट और गवर्नर। मैं बताता कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द कंट्री होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जिसका मतलब वो पीएम का हेड होता है। ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें पीएम होता है उसको वो हेड होता है। ठीक है, और हेड ऑफ द कंट्री होता है, दैट्स उसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, गवर्नर सेम चीज होती है, बस स्टेट का हेड बन जाता है, और वहां पे गवर्नमेंट जो होती है सीएम की होती है, उसका हेड होता है। ठीक है, सेम चीज। ठीक है, एग्जीक्यूटिव सारी एग्जीक्यूटिव पावर उसके नाम पे लेते हैं। स्टेट के अंदर मैं तुम्हें क्या बताया था, जो स्टेट सर्विस कमीशन होती है, जैसे कि जो एचएस बनते हैं, आरएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उनके जो ऑफर लेटर पे नाम आता है गवर्नर का आता है, क्योंकि गवर्नर उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, तो दैट्स वाई गवर्नर। और जो आईएएस आईपीएस बनते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, दैट्स वाई प्रेसिडेंट। ठीक है, और दोनों की सेम ही होती है। ठीक है, अपॉइंटमेंट इनडायरेक्ट मैं तुम्हें तरीका बता दिया था, इनडायरेक्ट क्या होता है, एमएलए एमपीज। ठीक है, इसके बारे में एक पीडीएफ, एक फोटो हो रहा है मेरे पास, वो दिखा देता हूँ। ठीक है, कल वो मिस हो गई, दैट्स वाई मैंने पीडीएफ नहीं दी थी, क्योंकि दो चार चीजें ऐसी थी जो बताना है। हाई कोर्ट के जज प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, सारे जजेस हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। ठीक है, जय एक काम करना, अभी यूट्यूब का चैनल है, ठीक है, ग्रुप से तुम्हें मिल जाएगा, उसमें जाके देख लेना, सारे के सारे उसमें वीडियोस हैं, और जो पीडीएफ्स है वो भी सारी अवेलेबल है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं। नाउ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट इसका इंडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मैंने बता दिया था। एमएलए करते हैं और एमपी करते हैं, और एमएलए ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, और एमएलए ऑफ द स्टेट दिल्ली गवर्नमेंट एंड पुडुचेरी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, नो चीज। ठीक है, रिमूवल, उसके रिमूवल को इम्पीच करते हैं, याद होगा। इसमें मैंने बताया था कि सिर्फ पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट होता है, लोकसभा के लोग और राज्यसभा के लोग, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें इम्पीचमेंट का कोई लेना देना नहीं होता है, इसे प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, और अगर बिना ओथ के बैठते हैं तो उसे पेनल्टी लगती है, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो। अगर तुम कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी जॉब करने जा रहे हो ना, ओथ लेनी पड़ती है, तुमसे ओथ दिलाई जाती है हमेशा। ठीक है, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला कि अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट हमेशा प्रेसिडेंट करता है, पर जो ओथ होता है वो गवर्नर लेता है। मैं अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूँ, वर्ड सुनो मेरा, अपॉइंटमेंट, मैंने ओथ की बात नहीं करी। ओथ अलग अलग होता है, प्रेसिडेंट की जो ओथ होती है वो लेती है, वो प्रेसिडेंट लेता है, और जो गवर्नर होता और जो स्टेट का जो चीफ जस्टिस होता है वो गवर्नर से ओथ लेता है। ठीक है, याद रखना एक बात। तो ये याद रखना, कंपैरिजन में काम करें, जो स्टेट का सबसे बड़ा जज होगा वो गवर्नर, गवर्नर से ओथ मतलब वो गवर्नर ओथ लेगा और वो साथ में खड़ा रहेगा। यहाँ प्रेसिडेंट जब होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खड़ा रहेगा और प्रेसिडेंट ओथ लेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है। ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ कोई ग्राउंड्स नहीं होते। प्रे- तुम गवर्नर को कभी भी निकाल सकते हो, कैसे भी करके निकाल सकते हो, बिना कुछ कहे भी निकाल सकते हो। ठीक है, बट इसमें एक रीडर ये है कि अगर तुम्हारी इंटेंशंस मालाफाइड है, गलत है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में लेके तुम जा सकते हो और बोल सकते हो मेरे साथ गलत किया है। ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल है। एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मैंने तुम्हें बताया था क्या होती है, बाइंडिंग होती है 42 से और 44 से। ठीक है, 42 ने बाइंडिंग करी है, और 44 ने बोला है कि तुम एडवाइस को वापस कर सकते हो, बट अगर दोबारा एडवाइस उठ के आ गई, hence it's mandatory for you टू असेंड टू दैट एडवाइस। ठीक है, सेम चीज है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस के अंदर हो सकता है, बट 90% हमेशा याद रखना, जो जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कह दिया तो कह दिया। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल को लेके वो वापस भेज सकता है कभी भी पार्लियामेंट को, पर पार्लियामेंट ने दोबारा उसको भेज दिया तो उसको हाँ करनी पड़ेगी उस बिल के ऊपर। ठीक है, सेम चीज गवर्नर के लिए है। ठीक है, मनी बिल, मनी बिल के अंदर वो वापस भेज ही नहीं सकता, पहली बात, क्योंकि मनी बिल उसी के नाम से आता है,
क्योंकि प्रेसिडेंट ही जब मनी बिल आ रहा होता है, पार्लियामेंट पढ़ेंगे बताऊंगा मनी बिल क्या होता है। जब मनी बिल आता है तो प्रेसिडेंट हमेशा बोलता है कि मैं मनी बिल भेज रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है, और तुम लोग इस पे काम करो। तो एक बार मनी बिल चला गया तो प्रेसिडेंट कभी मना नहीं कर सकता उसको, ठीक है। और राज्यसभा भी कभी मना नहीं कर सकती, ये बात रखना। राज्यसभा 14 डेज के अंदर उसको हाँ करना पड़ेगा। अगर 14 डेज में उसने हाँ नहीं करी तो ये बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाता है, ठीक है। और मनी बिल के अंदर तो प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकता। सेम चीज है गवर्नर के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल उसको देनी पड़ेगी 24th, मैंने बताया था। यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि गवर्नर का काम ही नहीं बनता कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइस इसके अंदर, क्योंकि ये पार्लियामेंट का काम है। अगर कोई गवर्नर कोई बिल रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, गवर्नर को लगता है यार ये जो बिल है ना ये मेरे बस की नहीं है, ये बिल ना कुछ हाई लेवल का है, तो ये मुझे प्रेसिडेंट को भेजना चाहिए। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उसको असेंट दे सकता है, मना कर सकता है, या वापस भेज सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि भाई मुझे ठीक नहीं लग रहा है बिल। एक्सेप्ट मनी बिल, मनी बिल कभी वापस नहीं हो सकता। मनी बिल में दो चीजें याद रखना मनी बिल के अंदर, या तो वो हाँ बोलेगा मनी बिल के अंदर, या वो ना बोलेगा, वापस नहीं कर सकता रिटर्न। याद रखना 90% टाइम हाँ ही बोलता है मनी बिल के लिए, तो 99%, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या था, उस अगर क्या क्या गवर्नर है बोलते सर प्रेसिडेंट सर आप देखो मेरे बस की नहीं इस बिल को देखना, तो गवर्नर का रोल तो वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट के पास चले गए तो प्रेसिडेंट के पास सेम पावर होती है जो उसके पास पार्लियामेंट के पावर थी। अगर वो बिल मना कर देगा तो खत्म काम। प्रेसिडेंट ने एक बार मना कर दिया कि भाई मेरे को नहीं लगता तो ये बिल लायक है पास होने के, खत्म काम। गवर्नर अपनी जान बचाने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज देगा। प्रेसिडेंट के पास पावर है हाँ करने की ना करने की, अपने पास रखने की, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। वो बिल को रिटर्न भी कर सकता है, बिल को ना भी बोल सकता है हाँ भी बोल सकता है। पर अगर मनी बिल है स्टेट का पैसे का बिल है, तो उसको वापस नहीं कर सकता, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, पर वापस नहीं करेगा, ठीक है। सीधी बात है। और अगर कोई नॉर्मल बिल है, ठीक है, तो उस पे अगर वो वापस भेज दे और बोले कि भाई दोबारा देखो एक बार, उन्होंने दोबारा पास करके भेज दिया नहीं सर हमें ठीक लगता है, तो प्रेसिडेंट के पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं, ठीक है। गवर्नर के पास सेम चीज है, गवर्नर ने जब एक बार भेज दिया बिल प्रेसिडेंट को, सेम ही चीज आती है। वीटोज को मैं बता दूंगा खत्म करने के बाद, ठीक है। वीटोज में कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज होती है। क्लेमेंसी पावर, क्लेमेंसी मीन्स जो दया दया दृष्टि की पावर होती है। पार्डन डेथ सेंटेंस एंड कोर्ट मार्शल सेंटेंसेस। कोर्ट मार्शल जो होते हैं जो आर्मी के स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, आर्मी एयरफोर्स नेवल, इन सब जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, अगर उन्होंने बोला कि नहीं आपने बहुत ग्रोस वायलेशन किया है आपको सजाए मौत मिलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि याद रखना कोर्ट मार्शल भी क्वाजी जुडिशियल है, क्योंकि उसके अंदर जो बंदे बैठते हैं वो सारे आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स, ठीक है, नेवी या एयरफोर्स, ठीक है। दो देयर ऑफिसर देयर सर्विंग ऑफिसर्स बट दे हैव जुडिशियल पावर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। इज एट गुज एज ए कोर्ट। हेंस अगर वो उनके पास इतनी पावर है कि तुम्हें सजा दे सकती है कि हम तुम्हें सजाए मौत दे रहे हैं, ठीक है, और कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ हाई कोर्ट के पास वो बंदा हाई कोर्ट के पास जा सकता है और अपनी जो सजा है उसके बारे में बोल सकता है सर मेरे साथ ग्रोस इनजस्टिस हुआ है। बट इनके पास सेम पावर होती है। अगर ये उन्होंने बोल दिया डेथ, ठीक है, तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता, ठीक है। गवर्नर स्टेट बिल को हाँ, गवर्नर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट के बिल्स को वीटो करता है, गवर्नर स्टेट के बिल्स को वीटो करता है, सेम चीज है। ओके, ये थे कंपैरिजन। बहुत सिंपल कंपैरिजन है, कुछ भी नहीं है। जो प्रेसिडेंट की पावर है वही गवर्नर की पावर है। फर्क इतना आता है गवर्नर स्टेट में काम करता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में काम करता है, बस, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। काइंडली एक सेकंड ना। सॉरी सर, कोर्ट मार्शल जैसे हाई कोर्ट में हाँ हो सकता है, आराम से हो सकता है, कोई इशू नहीं है। इंडिया का कोई भी अगर, क्योंकि जो कोर्ट होता है ये कोर्ट मार्शल वाला वो ट्रायल कोर्ट होता है, ट्रायल कोर्ट की हमेशा जो अपील होती है वो हाई कोर्ट में लाई करती है, हेंस वो लाई कर जाता है, ठीक है। सर मर्सी पिटीशन ही देखते हैं। हाँ मर्सी पिटीशन इज बहुत टाइप के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता है अगर हम उस पर एसएलपी लगा देते हो, स्पेशली पिटीशन, वो हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कि एसएलपी कैसे काम करता है। बट एसएलपी में बहुत तब आता है जब क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ हो गया, ठीक है, या ग्रेव इनजस्टिस हो, बहुत सारे उसमें एक दो पैरामीटर्स होते हैं, हमें वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके।
इतना डीप मत जाओ इसके अंदर यार। ये बहुत, ये यूपीएससी लेवल की चीजें मत पूछो, क्योंकि ये इतनी चीजें आती नहीं पेपर के अंदर, ठीक है। बीसी के आर्टिकल्स थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, देख लेना एक बार, ठीक है। 63 ये बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। ये हमने कहाँ से उठाया था, अमेरिका से, तुम्हें याद होगा, ठीक है। 64 ये बोलता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, ठीक है। और वो कोई होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। ये डाउट से लास्ट में करेंगे, ठीक है। 65, 65 क्या बोलता है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो अपने डिस्चार्ज करेगा कैजुअल वैकेंसी, अगर प्रेसिडेंट नहीं है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है ऑफिशियली चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो इज अ वर्ड लाइक, जो ऑफिशियली जिसको बोलते हैं ना, ऑफिशियली ही इज कॉल्ड एक्स ऑफिशियो, ठीक है। उसको हम ऑफिशियली बोल देते हैं, ऑफिशियली इज एक्स ऑफिशियो, ठीक है, ऐसे समझ लो। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट का काम होगा पार्लियामेंट, सॉरी, प्रेसिडेंट का काम करना अंडर आर्टिकल 65। पर एक बात याद रखना, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन के काम करता है ना, तो उसको सारी चीजें प्रेसिडेंट की मिलती है, उसको पैसा प्रेसिडेंट का मिलता है, उसको पावर प्रेसिडेंट की मिलती है, आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा फिर, ठीक है। तो बिल्कुल प्रेसिडेंट बन जाता है जब तक प्रेसिडेंट नहीं आता वापस, ठीक है। 66 प्रेसिडेंट जो होगा, वो वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो एक इलेक्टोरल कॉलेज से बन के आएगा, जिसमें दोनों हाउस के, सिर्फ दोनों हाउस के मेंबर्स होंगे, ठीक है, बस याद रखना। हाँ, वीपी की चेयर खाली हो जाती है, वाइस प्रेसिडेंट जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गया, वाइस प्रेसिडेंट की चेयर खाली हो जाएगी, ठीक है। बट याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनता ऑफिशियली। वो सिर्फ उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करता है, काम करता है। जैसे कि अमेरिका में क्या होता है, जब जॉन एफ कैनेडी की डेथ हुई थी, तो उस टाइम पे जो जॉनसन थे, वो उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो जैसे ही जॉन एफ कैनेडी की डेथ हुई 1964 के अंदर, आई गेस, तो जैसे ही वो डेथ हुई तो वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन गए रिमेनिंग टर्म के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की सीट खाली है और 3 साल, सपोज करो 3 साल करे और चौथे साल के अंदर उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो वो सिर्फ 6 महीने तक प्रेसिडेंट रहेंगे। उसके बाद एक नए प्रेसिडेंट को आना जरूरी है, और जैसे ही नया प्रेसिडेंट आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट फिर वापस वापस वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। हाँ, पर सारी पावर को प्रेसिडेंट की मिलेगी जब तक वो प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। हाँ, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर ही पार्ट लेते हैं। वो सही सवाल, दुष्यंत। जब हम ये कर रहे होते हैं ना कि उसमें बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो याद रखना यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, इसमें तुम्हारे नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी दोनों पार्ट लेते हैं। जो ये वाला पंगा है ना कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड कहाँ आएगा, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के केस में है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नॉमिनेट भी पार्ट लेते हैं और क्या कहते हैं, इलेक्टेड भी पार्ट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होगा 5 साल के लिए होगा, ठीक है, नो इश्यूज, ठीक है। हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट नहीं लेती, सिर्फ मैंने बोला पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट मतलब पार्लियामेंट, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। हाँ, पर जब प्रेसिडेंट की बात आती है तो एमएलए भी लग जाते हैं उसके अंदर, इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट, सीधी बात है। इसके बाद प्रेसिडेंट जो होगा 5 साल के लिए करेगा, ठीक है। और आर्टिकल 68 ये बात बोलता है कि अगर उसकी टर्म से पहले, ठीक है, अगर कोई हो जाता है प्रॉब्लम, तो दोबारा इलेक्शन होगा ताकि उस सीट को भर सके, ठीक है। अगर मान लो इनकेस वो अपने 5 साल खत्म होने से पहले डेथ हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो देन दोबारा इलेक्शन होंगे, देन काम होगा, ठीक है। और अगर मान लो 5 साल पूरे हो जाते हैं तो दोबारा इलेक्शन होगा। और अगर वो 1 साल के अंदर ही सपोज करो अपने वो छोड़ देते हैं इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट की जॉब, देन अगेन इलेक्शन होगा। तो कभी भी वाइस प्रेसिडेंट सीट खाली नहीं रहती। बट जैसे प्रेसिडेंट में एक रीडर है कि आपको 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, 6 महीने के ऊपर सीट खाली नहीं रह सकती। वाइस प्रेसिडेंट के अंदर ऐसा कोई नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट चाहे तुम 5 साल तक खाली रखो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी नहीं है, ठीक है। 2 बार क्या, 1000 बार। इंडिया के अंदर एक बड़ा अच्छा रूल है, जैसे अमेरिका में एक रूल है कि अमेरिका में जब आ, एक प्रेसिडेंट थे ना, याद नहीं आ रहा, 1934 के अंदर उनका क्या हुआ, वो 4 बार इलेक्शन जीत गए, 5 4 5 बार, 1932 से लेकर 1946 तक लगातार वो प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसमें एक रूल निकाल दिया कि जो प्रेसिडेंट होगा अमेरिका का, ठीक है, यूएसए का, वो सिर्फ 2 टर्म तक रहेंगे। दैट्स व्हाई तुम्हें याद होगा, ओबामा 2 साल रहे हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन बुश 2 साल रहे हैं, ठीक है। उससे पहले क्या कहते हैं, ये जो थे हिलरी क्लिंटन, सॉरी हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, उनके हस्बैंड, हिलरी क्लिंटन हस्बैंड बिल क्लिंटन, वो भी 2 साल रहे हैं। तो मैक्सिमम यूएसए का प्रेसिडेंट हमेशा 2 साल के लिए रहता है, सॉरी 2 टर्म के लिए, मतलब 8 साल के लिए, 8 ईयर्स बस, ये याद रखना। दैट्स व्हाई ओबामा को अपनी सीट खाली छोड़नी पड़ी जब वो 2 बार इलेक्शन जीत गए थे, ओके। हाँ, उनको ऑटोमेटिक रिटायर कर देते हैं कि भाई अब तुम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, मैक्सिमम तुम्हें 2 साल, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था कि यूएसए के अंदर की बंदा जीते जा रहा है, जीते जा रहा है, जीते जा रहा है, क्या करे आप, ठीक है। तो वाइस इंडिया के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है, प्रेसिडेंट चाहे 6 बार बन जाए कोई इशू नहीं है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट 8 बार बन जाए कोई इशू नहीं है, ठीक है।
अब जैसे ट्रम्प थे, ट्रम्प ने एक टर्म तो कर ली, सेकंड टर्म के लिए वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहे थे, पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए। अगर वो जीत जाते तो सिर्फ वो एक टर्म और रहते, मतलब ये बस एक टर्म और रहते। ठीक है। हाँ, अमेरिका में बस ये है कि हाँ सब लोग को नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडिया के अंदर सीन ये है कि इसमें कोई स्पेसिफिक कोई रूल नहीं है ऐसा। ठीक है। दैट्स व्हाई एन नंबर ऑफ टाइम, अगर तुमसे ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइम्स है वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड, एन नंबर ऑफ टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स है प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड, एन नंबर ऑफ टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स है पीएम कैन बी इलेक्टेड, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स है एमपी कैन बी इलेक्टेड, एन नंबर ऑफ टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स है गवर्नर कैन बी इलेक्टेड, एन नंबर ऑफ टाइम्स। इंडिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार इलेक्शन हो सके। बस जो चार पांच चीजें होती हैं, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो सिर्फ एक बार ही बनेगा, यूपीएससी चेयरमैन वो सिर्फ एक बार ही बनेगा। तो जहाँ एमपी एमएलए और पॉलिटिशियंस की बात आती है ना, वहां पे कहीं कहीं कहाँ कहीं पे भी कोई भी चीज नहीं लिख रखी कि उनके पे सिर्फ एक, कि तुम एक साल के लिए, तुम सिर्फ 2 बार के लिए बन सकते हो, 3 बार के लिए बन सकते हो, ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ओके। इसके बाद उसकी इलेक्शन, अगर उसकी रेजिग्नेशन, डेथ, रिमूवल हो जाती है तो जल्दी 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 सीट, इसमें लाइन लिख रखी है एज सुन एज पॉसिबल, बट इसमें कोई लाइन नहीं लिख रखी कब करना है। जैसे प्रेसिडेंट में लिख रखा है कि 6 महीने के अंदर करना ही करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रखा। ठीक है। उसकी जो ऑथ ऑफ फॉर्म्स होगी, सब कुछ होगा। ठीक है। वो प्रेसिडेंट करेगा, याद रखना। वाइस प्रेसिडेंट की ऑथ प्रेसिडेंट लेता है। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट की सीट, वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो ना, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली होती है ना, तो वो खाली रहती है, कोई उसमें कोई सीट नहीं लेता। ठीक है। राज्यसभा के अंदर अगर, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है, अगर वो छोड़ जाए तो जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है ना, वो चेयरमैन की तरह काम करता है, जब तक नया वीपी ना आ जाए, वाइस प्रेसिडेंट ना आ जाए। ठीक है। बट ये नहीं कि डेप्यूटी चेयरमैन को तुम प्रेसिडेंट बना दोगे। तो वाइस प्रेसिडेंट की सीट अगर खाली है तो खाली ही रहेगी। ठीक है, जब तक कोई नया नहीं आ जाता। ओके। थोड़े फंक्शंस पढ़ लेते हैं फटाफट एक बार। 64 65 में दे रखे हैं। वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। ठीक है। वो अपना कास्ट करेगा इन केस ऑफ टाइम लोकसभा, इसको हम बोलते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है, याद याद रखना। स्पीकर के पास भी सेम पावर है। स्पीकर स्पीकर कभी भी वोट नहीं करता। और डेप्यूटी चेयरमैन भी अगर नहीं होगा ना, तो याद रखना देर इज कॉल्ड ए पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन कहते हैं। ये सब में होता है। पहले तो सबसे पहले तो स्पीकर बैठेगा। ठीक है। स्पीकर भी नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर बैठेगा, वो भी नहीं है तो इनमें ये 10 बंदे होते हैं, इन 10 में से कोई भी एक बंदे को प्रेसिडेंट होके बैठा देगा। ठीक है। सेम चीज राज्यसभा में, चेयरमैन नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन नहीं है, तो ये 10 बंदों का पैनल होगा, इनमें से कोई भी एक बंदा उठ के बैठा देगा। ठीक है। तो ऐसे काम करता है ये। ठीक है। कास्टिंग वोट क्या होता है? कास्टिंग वोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। हमेशा स्पीकर कभी भी वोट नहीं डालता। वो वोट तब डालता है जब सपोज करो 550 लोग बैठे हैं, तो 2-5 हो गए, सपोज करो, सॉरी 550 लोग बैठे हैं, 2-4 एक जगह वोट कर दिए, 2-4 एक जगह वोट कर दिए। अब एक वोट चाहिए सिर्फ डिसाइड करने के लिए इस बिल को पास करना है कि नहीं करना, देन उस टाइम पे स्पीकर आएगा। ठीक है। सेम चीज। हाँ, व्हेन देयर इज अ टाई, याद रखना हमेशा जब टाई होगा तो कास्टिंग वोट स्पीकर करेगा, और जब चेयरमैन की बात आती है तो कास्टिंग वोट चेयरमैन करेगा। ठीक है। अगर वो रिजाइन करे देन हु सेलेक्ट दिस पैनल, ये पैनल जो होता है ना, ये पैनल राज्यसभा के लोग खुद ही करते हैं चूज। ठीक है। वोटिंग करते हैं कौन वो 10 बंदे होंगे। ठीक है। वोट ऑन अकाउंट मींस वो पार्लियामेंट का पार्ट है, बिल के अंदर काम करेंगे। ठीक है। वोट ऑन अकाउंट का मतलब ये होता है कि जब कोई सरकार जाने वाली होती है, फॉर एग्जाम्पल 2019 के अंदर मोदी सरकार का जो 5 साल तो खत्म हो गया था, बट कई बार क्या होता है कि जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होते, हमें पैसा चाहिए होता है कुछ काम करने के लिए, कोई वोटिंग करने के लिए हो गया, कुछ काम हो गया पार्लियामेंट में, कोई कोई वो एक्ट चल रही है, उस एक्ट पे काम करना है, या फिर कोई स्कीम चल रही है उस पे काम करना है। तो वो जो स्कीम को चाहिए, पैसा चाहिए होता है ना, जब तक नई सरकार आके बिल पास नहीं कर देती है, मनी बिल पास नहीं कर देती, तो उस जो बीच का टाइम होता है ना, उसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। कि जब तक ये अगली सरकार, या हम आ गए तो हम पास कर ही देंगे, नहीं आते तो कोई और सरकार आएगी तो वो उसने तो बिल पास करना ही है। तो ये जो 2 महीने का पीरियड होता है ना बीच में, इलेक्शन, सरकार जो खत्म होती है तब, और जब इलेक्शन के बाद नई सरकार आती है, इस जो बीच में जो पैसा चाहिए होता है, उसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। ठीक है। अगला आगे चलते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है सेरेमोनियल ओकेजन्स में। ठीक है। मतलब कुछ भी चीज हो तो आते हैं वो। ठीक है। वो प्रिविलेजेस बचाता है राज्यसभा के। ठीक है। वो फॉरेन कंट्रीज में जाता है ट्रैवल करने के लिए, ताकि एक अच्छी इमेज बन सके गवर्नमेंट की। ठीक है। उसके सारे, जब प्रेसिडेंट नहीं होता तो वो आता है। ठीक है। सेम ही चीज, जब वो बनेगा, ठीक है, तो उसकी जो सीट होगी ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगी। ठीक है। सीधी बात है। जब जैसे ही जो प्रेसिडेंट होगा,
जैसे प्रेसिडेंट सपोज करो कि रेजिग्नेशन दे दिया, रिमूवल हो गई, डेथ हो गया, कुछ भी हुआ, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। और उसकी सीट ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है, ठीक है। मैं तुम्हें क्या बताया, मैक्सिमम 6 मंथ्स ये चीज, कि वाइस प्रेसिडेंट को 6 महीने के अंदर एक नया बंदा लेके आना पड़ेगा। इंडिया के अंदर ये रूल है, अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ने मर गए, डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, और प्रेसिडेंट नहीं है, तो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट 6 महीने तक के लिए रहेगा। याद रखना, 6 महीने तक के लिए ही रहेगा। 6 महीने बाद एक नए प्रेसिडेंट को लेके आना मैंडेटरी है, ठीक है। उस टाइम वीपी भी ना हो तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई। सीजीआई काम करेगा, सीजीआई भी ना हो सुप्रीम सीनियर मोस्ट। प्रेसिडेंट नहीं हो तो वाइस प्रेसिडेंट, नहीं हो तो सीजीआई, सीजीआई भी नहीं हो तो सीनियर मोस्ट बंदा भी ना हो तो उससे नीचे वाला बंदा, उससे नीचे वाला ना तो उससे नीचे वाला बंदा। हिदायतुल्लाह अहमद हिदायतुल्लाह एग्जाम्पल है। सीनियर मोस्ट ना हो तो उसके नीचे वाला सीनियर मोस्ट कौन है? उसके अगर वो भी ना हो तो उसके नीचे वाला सीनियर मोस्ट कौन है? फिर ना हो तो उसके नीचे सीनियर मोस्ट कौन है? 34 ज्यादा है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में, कोई ना कोई तो होगा ही। भाई, जो उन 34 में सब सीनियर होगा वैसे काम करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी कोई जज ना हो, ठीक है, तो ऐसे काम होगा ये, ठीक है, आगे चलते हैं। वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। कैसे हटता है? कब कब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट के पास? जब रिमूवल, डेथ हो जाए या एब्सेंस हो, काम ना कर पा रहा हो। पहले पहले सीजीआई आएगा, फिर सीनियर मोस्ट आएगा, याद रखना। हाँ, ठीक है, ये सेम ही चीज है। पढ़ लेना एक बार, कोई इशू नहीं। एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल उम्र होनी चाहिए, और राज्यसभा के बनने लायक मेंबर होना चाहिए। तुम्हें मैंने क्या बताया था, जो प्रेसिडेंट होता है वो लोकसभा के लिए काम करता है, वो लोकसभा की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा, क्योंकि वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ठीक है। जो स्पीकर होता है वो भी लोकसभा का पार्ट होता है, पर चेयरमैन जो होता है वो पर वो राज्यसभा में इलेक्ट होकर नहीं आता, नॉमिनेट होकर नहीं आता है, पर फिर भी वाइस प्रेसिडेंट बनते ही ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाता है, ठीक है। अगर 6 महीने के बाद नया प्रेसिडेंट आता है तो वीपी ऑटोमेटिकली वापस वीपी बन जाएगा। सिंपल एज दैट। कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का एक तरीका है कि कॉमन सेंस यूज करो। कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन सेंस से चलती है, बस सीधी बात है। जहां तुमने कॉमन सेंस थोड़ी सी, अगर मतलब ये ऐसे याद करोगे, अगर तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हो तो तुम कैसे सोचोगे, वैसे काम कर जाएगा बस वो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, तुम्हें सिर्फ ये सपोज करो कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, जैसे तुम सोचोगे, ये तो कॉमन बात है। अगर सपोज करो कि तुम्हारे पापा के घर से बाहर जा रखे, ऑब्वियसली तो घर का सारा काम तुम ही करोगे। जैसे तुम्हारे पापा घर से वापस आ जाएंगे, पापा ही काम करेंगे, तुम वापस अपनी जगह बैठ जाओगे। दिस इज, उसको हम बोलते हैं ना काम करने का तरीका, ये होता है। हमें सिर्फ लिंक करे काम करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट लिंकेज, कि कैसे काम करना है, ठीक है। जहां अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है ना, बस कॉमन सेंस लगा लो, ठीक है। अब आते हैं पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, ठीक है। सिंपल है। पीएम कौन बन सकता है? कोई भी इंसान पीएम बन सकता है, 25 साल उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए वो, ठीक है। अगर अगर देखो 25 साल तो क्योंकि लोकसभा का मेंबर है, ठीक है। क्योंकि लोकसभा की रिक्वायरमेंट ये है कि 25 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए लोकसभा का, तो 25 साल, अगर वो 25 साल का हुआ तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। बट अगर वो राज्यसभा का मेंबर बनने लायक है तो 30 साल एज होनी चाहिए, बस सीधी बात है। अगर वो 25 साल का हुआ तो लोकसभा से इलेक्शन जीत के पीएम बन सकता है। अगर वो 30 साल से हुआ तो लोकसभा राज्यसभा में जाके बन सकता है, ठीक है। नहीं, वो पहले वहां गए, क्या क्या, पहले लोकसभा जीत के आए, देन वो सीएम बने, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्यसभा का और लोकसभा का मेंबर, लोकसभा राज्यसभा की वो क्या है, एलिजिबिलिटी 35 साल एज होनी चाहिए। सॉरी 30, हाँ 30 साल, सॉरी। 30 साल के हुए तो बन गए, ठीक है। अगर वो 30 साल का है तो राज्यसभा नहीं, ऐसे जरूरी नहीं, मैंने क्या बोला, मिनिमम अगर वो, भाई देखो, पीएम बनने का रिक्वायरमेंट ये है कि लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। या तो लोकसभा से उठ के आए या राज्यसभा से। मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक है। राज्यसभा में अच्छी बात ये है कि राज्यसभा के अंदर तुम्हें इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता। अगर सपोज करो कि तुम इलेक्शन, सपोज करो मोदी जी वाराणसी से इलेक्शन हार जाते हैं, ठीक है, सपोज करो। अब मोदी जी के पास बहुत, तुम्हें मैंने क्या था, राज्यसभा में कैसे इलेक्शन होते हैं, जो स्टेट की काउंसिल होती है। हाँ, तुम्हें राज्यसभा ही बोला मैंने। मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी राज्यसभा के थे, ये बोला मैंने। तो अब सपोज कीजिए मोदी जी इलेक्शन हार गए बनारस से, ठीक है, पर मोदी जी को तो पीएम बनना ही है। तो मोदी जी क्या करेंगे कि जो गुजरात में जो उनकी बीजेपी की सरकार है, वो क्या करेगी कि मोदी जी को वोट देके राज्यसभा भेज देगी। बट मोदी जी को राज्यसभा जाने के लिए एटलीस्ट 30 साल की उम्र होनी चाहिए ना, जब तो राज्यसभा जाएंगे। तो ये होता है। अगर मोदी जी 25 साल की उम्र में वाराणसी से जीत गए,
तो ऑटोमेटिकली वो सीधा बोल सकते हैं कि मैं लोकसभा से पीएम बनूंगा। ठीक है। बट अगर मोदी जी बोलते, अगर लोकसभा का मोदी जी इलेक्शन हार गए, तो पहली बात तो 5 साल तो वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तक नया नया इलेक्शन नहीं होता। ठीक है, ऑटोमेटिकली 30 साल के हो, पर वो राज्यसभा जा नहीं सकते, क्योंकि राज्यसभा मिनिमम 30 साल की उम्र है, और हैं वो 25 साल के। तो लोकसभा की सीट भी गई, राज्यसभा की सीट भी गई। बट सपोज कीजिए मोदी जी हैं 35 साल के, अब वो बनारस से इलेक्शन हार गए। ठीक है, अब उनको चाहिए मेरे को पीएम बनना है, मेरे को दोबारा मेंबर होना जरूरी है लोकसभा या राज्यसभा का। तो वो जाएंगे सीधा अमित शाह जी के पास, अमित शाह जी उनको बोलेंगे कि एक काम करते हैं, आपको गुजरात स्टेट से राज्यसभा का मेंबर बनवा देते हैं। तो उनके पास मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल। समझे मेरी बात? ऐसे है ये। ठीक है। आगे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में कैसे काम करता है? 74, 70 और 78, ये 3 आर्टिकल्स है जो हमारे को। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये 3-4 जगह पे उनका सिर्फ नाम का विवरण दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर होगा, पर ये नहीं बता रखा कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा, कौन बनेगा, कैसे। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है नहीं प्राइम मिनिस्टर को लेके। सिर्फ बता रखा है कि एक लाइन में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जो उसको हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख रखा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, क्या ये रहेगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर होता क्या है? लीडर ऑफ द कंट्री, में तुम्हें बताया, इज दे फैक्ट, दे फैक्टो। ठीक है, मींस बाय फैक्ट। ठीक है। एग्जीक्यूटिव हेड, याद करना, सारी चीजें बता रखी है मैंने ये। ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सिर्फ जो कोविंद जी हैं वो सिर्फ मोदी जी की बात सुनेंगे। ठीक है। पोर्टफोलियो एलोकेशन, अभी जो तुम मोदी कैबिनेट 2.0 आया था, कि मोदी जी ने बोला कि मैं अब से सिंधिया को एविएशन का वो बनाऊंगा मिनिस्टर। वो किसने करा? वो मोदी जी ने करा है। एलोकेशन वो करते हैं, बस जो शपथ और जो नाम आता है वो प्रेसिडेंट का आता है। ये बात याद रखना है। ठीक है। ये क्वेश्चन ना बहुत बार आ रखा है पॉलिटी के अंदर भी, कि हु एलोकेट्स द पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर्स। इसमें बड़ा पंगा ये रहता है कि कई जगह पे इसका आंसर प्रेसिडेंट है, कई जगह पे इसका आंसर प्राइम मिनिस्टर है। रियलिटी क्या है कि प्राइम मिनिस्टर बताता है प्रेसिडेंट को कि मुझे इस बंदे को ये मिनिस्टर बनाना है इस चीज का। ठीक है। तो प्रेसिडेंट उनको ओथ दिलाता है, और प्रेसिडेंट ही एक ऑफिशियल नोटिस निकालता है कि अब से ये बंदा इसमें जाएगा। ठीक है। तो जो रियल एलोकेशन होता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, बट जो ऑफिशियल एलोकेशन है वो प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना, तो ये क्वेश्चन ना बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कई जगह पे इसका आंसर पीएम भी है, कई जगह इसका प्रेसिडेंट भी है। तो अगर हो सके ना, इसका आंसर प्रेसिडेंट कर देना, क्योंकि जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो हमेशा प्रेसिडेंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। ठीक है, बिल्कुल उसके सारस्वत दुष्यंत सही है। ठीक है। चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट अभी नीचे आया क्या होता बताऊंगा, उसका वो हेड होता है। कैबिनेट में बता रखा है ना, जो 20-30 सबसे अच्छे मिनिस्टर होते हैं ना जो मोदी जी की नजर में, हेल्थ का मिनिस्टर, होम का मिनिस्टर, डिफेंस का मिनिस्टर, इसको कैबिनेट बोलते हैं। तो ये इसका हेड होता है। ठीक है, कैबिनेट का भी और काउंसिल का भी। ओके। रिप्रेजेंट करता है कंट्री को। ठीक है। प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक ये होते हैं, कैबिनेट कोई बात, एक रेजोल्यूशन निकालेगी, वो पीएम को पता है कि पीएम सीधा जाके बोल देगा प्रेसिडेंट को, सर हम लोगों ने मिलकर ये सोचा है। ठीक है। हेड होता है, वो हेड होता है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का, नीति आयोग का। ये क्वेश्चन बहुत बार आया नीति आयोग वाला, हु इज द हेड ऑफ नीति आयोग? प्राइम मिनिस्टर, ये बात याद रखना। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? अपॉइंटमेंट कमेटी का हेड कौन होता है? अपॉइंटमेंट कमेटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले राकेश अस्थाना है, उनको दिल्ली का कमिश्नर बनाया गया है। ठीक है। तो जो किसने कमिश्नर बनाया? तो जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है ना, उन्होंने बनाया। अपॉइंटमेंट कमेटी का जो हेड होता है ना वो पीएम होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा संभल के रहना। ठीक है, इस चीज को लेके। अब 6 दिन के लिए और 6 साल के लिए वो उनकी सत्ता थी। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ये वही मिनिस्ट्री होती है जो तुम्हारे आईएएस आईपीएस को देखती है। ठीक है, इनकी ट्रेनिंग व्रेनिंग, इनका सारा पेंशन वेंशन ये सारा इनके पास है। ठीक है। चीफ एडवाइजर होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना अक्षिता, ये बड़ा बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, बता रहा हूँ ना मैं। ये 2 क्वेश्चन ऐसे, 3-4 क्वेश्चन ऐसे पॉलिटी के अंदर जिनका ना आज तक कोई नहीं बता पाया। राइट टू वोट, आधे लोग लड़ते रहते हैं राइट टू वोट के ऊपर कि वो स्टेटरी राइट है कि वो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आधे लोग ये लड़ते रहते हैं आरटीआई स्टेटरी राइट है फंडामेंटल राइट है। आधे लोग ये लड़ते रहते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, पीएम के पास है। तो ये 4-5 ऐसे क्वेश्चन है ना, इनका कोई जवाब नहीं है। अगर तुम पेपर में जाओगे ना तो क्वेश्चन पेपर ये बोलेगा, वो चैलेंज होगा वो हट जाएगा। क्लैट में जाओगे, चैलेंज होगा हट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो इन्हें कोई जवाब नहीं इन 3-4 चीजों का। ये सिर्फ खुद की लीगल जूरिस्प्रूडेंस होती है, खुद की सोचने की कि मुझे क्या करना और क्या करना चाहिए। ठीक है।
हाँ एलोकेशन भी ना, अलॉटमेंट, हाँ अलॉटमेंट, कि कौन बंदा होम मिनिस्टर बनेगा, कौन बंदा डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, इसको पोर्टफोलियो एलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये काम प्राइम मिनिस्टर करता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड होता है पोर्टफोलियो एलोकेशन का। जैसे सीजीआई इज रूस्टर, हेड ऑफ रूस्टर। जो हेड ऑफ रूस्टर होता है ना, उसको वो सीजीआई होता है। इसका मतलब क्या था, सीजीआई सुप्रीम कोर्ट में, और जो तुम्हारे स्टेट कोर्ट होते हैं ना, उसमें सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है रूस्टर का, आज क्रिमिनल केस कौन, इस पूरे महीने क्रिमिनल केस कौन सा जज सुनेगा, इस महीने सिविल जज कौन सुनेगा, सिविल केस कौन सा सुनेगा, इस महीने बेल की एप्लीकेशन कौन सुनेगा। तो इसको बोलते हैं रूस्टर। ROSTER भी लिखते हैं, कई जगह ROSTER भी लिख देते हैं, रोस्टर, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कौन बंदा देखेगा, कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा, वो काम सीजीआई करता है, ठीक है। सेम चीज, कौन सा बंदा किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को संभालेगा, ये चीज पीएम सोचता है, कन्वे करता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उस बंदे को ओथ दिलाता है उस सेम चीज के लिए, ठीक है। तो ऑफिशियली इसका आंसर प्रेसिडेंट होना चाहिए, दे फैक्टो इज पीएम, बट बाय लॉ इज प्रेसिडेंट, ठीक है, सेम चीज। ओके। आईएएस आईपीएस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जब भी तुम्हारा आईएएस, हाँ, मास्टर रूस्टर एन वी रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के लिए, मास्टर ऑफ रूस्टर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट धीरू भाई पटेल, ठीक है। हाँ एनडीसी का हेड भी पीएम होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ओके। कैबिनेट एक बार फटाफट खत्म करते हैं इसको। 74 75 हम डील करते हैं स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, सुन लो एक बार। काउंसिल ऑफ, हमारे पास तीन टाइप के मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक होते हैं हमारे पास कैबिनेट, ठीक है। एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये तीन होते हैं, ठीक है। अब कई लोगों ने जो, जिनके कोई भैया दोस्त अच्छा खासा, वो अगर कोई सीएलसी में पड़े हुए हैं, तो तुम्हें पता होगा थोड़े दिन पहले ना एक बड़ा हवा मचा था, कि जो अभी करंट के जो लॉ मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिस्टर किरेन रिजिजू, वो अभी लॉ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। और साथ साथ मीनाक्षी लेखी जी, वो बनी है अभी, क्या कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर योर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ठीक है। जिन बंदों ने अगर फॉलो करा होगा, सीएलसी एलसी में अगर दोस्त होंगे, ठीक है, तो स्टेटस देखा होगा, तो उन्होंने बताया था। हाँ, सीएलसी से पास आउट है, ठीक है। तो उसमें दो चीजें थी, जो लॉ मिनिस्टर थे वो तुम्हारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, ठीक है। और जो तुम्हारी मीनाक्षी लेखी जी थी, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी। इन दोनों में फर्क क्या आता है, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो सबसे बड़ी टर्म होती है, उसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर सारे होते हैं। ये 74 लोग होते हैं, 74। 550 का 15% तुम निकाल लो, 74 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। तो जो 74 होते हैं ना, ये इनको बोलते हैं हम कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन 74 में से जो 20 होंगे वो तुम्हारे कैबिनेट होंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग होंगे ना तुम्हारे 60 65 या जितने, सॉरी सॉरी, 45 46 या 55 56 जितने भी होंगे, वो तुम्हारे सब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, ठीक है। समझे मेरी बात? हाँ प्रेजेंट होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे, ठीक है। तो जो सबसे, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है ना, वो सबसे बड़ी बॉडी होती है, ठीक है। उसके अंदर एक छोटा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सबसे जो छोटा पार्ट होता है ना, अगर किसी कोई मैथ का होगा, तो यहाँ अगर हम एक वेन डायग्राम बनाओ बड़ी सारी, ठीक है, उसके अंदर ना दो पार्ट ले लो, ठीक है, एक ये और एक ये। इस पूरे को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैबिनेट, इसको हम बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबसे बड़ा पार्ट है, कैबिनेट इसका एक छोटा पार्ट है, और उससे छोटा पार्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये ऐसे दो अलग अलग चीजें हैं ये, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर ही ये दोनों आते हैं, ओके। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो सबसे बड़े लोग होते हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम डिफेंस, ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं, ठीक है। जैसे अमित शाह जी, राजनाथ जी, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, और उसके बाद अपने किरेन रिजिजू जी, ये वो लोग होते हैं, ठीक है, हायर डिसीजन मेकिंग। ये वही लोग होते हैं जो तुम्हारी इमरजेंसी भी लगाते हैं, ये वही लोग होते हैं जो तुम्हारा कॉलेज बंद कराते हैं, ये वही लोग होते हैं जो तुम्हारा पूरा का पूरा कंट्री का सिस्टम संभालते हैं, ठीक है। अनुराग सिंह ठाकुर, हाँ एग्जाम्पल, ठीक है। फिर उससे जो छोटे होते हैं उनको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो उनके नीचे काम करते हैं, ठीक है। वो दो टाइप के बंदे होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज और कैबिनेट मिनिस्टर। इंडिपेंडेंट मतलब, फॉर एग्जाम्पल,
अ, जो पहले अनुराग सिंह ठाकुर थे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ। मतलब अगर कोई भी फाइनेंस का डिपार्टमेंट को संभालना है तो वो चुपचाप बिना निर्मला सीतारमन से पूछे काम कर लेते थे, ठीक है। बट अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होते तो उनको हर परमिशन निर्मला सीतारमन से लेनी पड़ती, कैबिनेट मिनिस्टर से, ठीक है। तो ये होता है। तो जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होते हैं ये काफी सारे होते हैं, 50-55 होते हैं, ठीक है। और जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं 20-30 होते हैं मिनिमम, छोटे मोटे, ठीक है। डेप्यूटी मिनिस्टर्स जो सबसे छोटे होते हैं उनको डेप्यूटी मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। जो जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट से भी नीचे और कैबिनेट मिनिस्टर से भी, ठीक है। ये वो लोग होते हैं, ठीक है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है। अगर तुमसे कोई पूछे इंडिया का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो लास्ट जो थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, ठीक है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद ये कहीं लिखा नहीं है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बस एक नॉर्मली होता है, ठीक है। अपॉइंट, ये सारे अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के कहने पे, ठीक है। 15% से ऊपर ये लोग नहीं जा सकते। लोकसभा की स्ट्रेंथ है, तभी तो मैंने बताया तुम्हें। 15 × 15/100 × 550, बस 74 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, वल्लभ भाई पटेल भी थे। मैं लास्ट बता रहा हूँ, जो सबसे लास्ट होते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, तो वो सिर्फ 6 महीने तक रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल ममता दीदी इस मोमेंट पे लोग उसकी मेंबर नहीं है, क्या कहते हैं, विधान सभा की, इसकी, वेस्ट बंगाल की। तो सिर्फ वो 6 महीने तक ही मिनिस्टर रह सकती है, प्राइम मिनिस्टर रह, सॉरी, चीफ मिनिस्टर रह सकती है। 6 महीने बाद अगर वो नहीं बन पाई मेंबर विधानसभा की, तो उनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम सेम चीज आती है मिनिस्टर के साथ। अगर नीलिमा सीतारमन आज के टाइम पे राज्यसभा की मेंबर होने से हट जाती है, तो उनको 6 महीने तक सिर्फ वो मिनिस्टर रहेंगे, 6 महीने बाद वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, ठीक है। जो एस जयशंकर थे, उनको पहले मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो जो शंकर थे, जयशंकर, उनको पहले बनाया गया मिनिस्टर, और विद इन 6 महीने के अंदर उनको राज्यसभा का मेंबर ही बना दिया, हेंस वो मेंबर भी बन गए और साथ साथ वो भी बन गए, ठीक है। कंडक्ट, ये सारे रूल्स प्रेसिडेंट बताते हैं कौन क्या काम करेगा, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और राइट्स ऑफ द मिनिस्टर्स इन एज रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस, कुछ राइट्स जो होते हैं इनके, ठीक है, इतना ज्यादा सोचना नहीं। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है। याद रखना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो सिर्फ लोकसभा के लिए होता है। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, हमेशा याद रखना। पार्लियामेंट भी लिखा होता है, पार्लियामेंट मत कर देना प्लीज। पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते, उनको सिर्फ मतलब होता है लोकसभा से। अगर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टूटेंगे ना, तो पूरी लोकसभा टूटेगी, नए इलेक्शन होंगे। बट पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट और लोकसभा भी होती है, हेंस दोनों। तो प्रेसिडेंट कभी नहीं टूटता और ना ही राज्यसभा कभी डिसॉल्व होती है, हेंस इसलिए अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर कोई टूटेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, और पूरे नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आता है कि ये आज से सरकार चलाने लायक नहीं, कि इनके पास 275 एमएलए नहीं है, और जैसे ये चीज पास हो जाएगी ना, सबसे पहले जो बंदे हटेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हटेंगे और लोकसभा पूरी हटेगी, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। पार्लियामेंट करके मत आ जाना, ठीक है, ये हर बार क्वेश्चन आता है। इंडिविजुअल कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इनकी, कि हम कुछ नहीं बताएंगे, आराम से रहेंगे, सब एक दूसरे की बात मानेंगे। प्रेसिडेंट जो बात प्राइम मिनिस्टर कही है उसको हम अपने पास रखेंगे, वही चीजें पढ़ लेना, ठीक है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कि सारे मिनिस्टर्स एक दूसरे के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। अगर इकोनॉमिकली हम लोग, अगर इकोनॉमिक्स, सपोज करो इकोनॉमिक्स की बात हम करते हैं, ठीक है। अगर इकोनॉमिकली हमारी कोई ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से हमें परेशान हो जाते हैं, ठीक है, सारे लोग, और हमारा भरोसा उड़ जाता है इकोनॉमिक मिनिस्टर से, ठीक है, तो सारे के सारे भुगतेंगे। पीएम से लेके होम मिनिस्टर से लेके डिफेंस, सबके सबको भुगतना पड़ेगा। तो कलेक्टिवली सारे के सारे हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर मुझे कोई होम मिनिस्टर के अंदर प्रॉब्लम दिखती है, अमित शाह के अंदर, कि वो अपने मनोबल चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहे हैं, तो अगर तो होम मिनिस्टर भी पकड़ में आएगा और पूरी पार्टी पकड़ में आएगी, हेंस दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी ईच ऑफ देयर एक्शंस। अगर आज कोई काम गलत करते हैं मोदी जी, तो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाले फंसेंगे। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक इंसान भी कोई गलत काम करता है, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फंसेगी। हेंस वाइस वर्सा, अगर एक बंदा गलत काम करेगा, पूरी पार्टी फंसेगी। पूरी पार्टी गलत काम करे तो बंदा ही फंसेगा, ठीक है। सबकी चेकिंग होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और जैसे ही ये चीज होगी ना, उसके बाद सबके सब घेरे में आएंगे कि तुमने ऐसा क्यों करा। और जब सबको लगता है कि अब ये बंदे सरकार चलाने के लायक नहीं है, तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेंगे, ठीक है। वो जैसे ही पास होगा, सबके सब रिजाइन कर देंगे, मिनिस्टर भी रिजाइन करेंगे और लोकसभा भी खत्म हो जाएगी, हेंस सीओएम इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अब समझा मेरी बात?
क्या होता है, क्योंकि इसमें अगर ये लोग हटेंगे तो पूरी लोकसभा हटेगी। हाँ बन सकता है, उसको हम बोलते हैं शेडो कैबिनेट। बट ऑपोजिशन वालों के पास 275 सीटें भी तो होनी चाहिए। कांग्रेस के 55 सीटें क्या कर लेंगे वो लोग बना के, तो ये भी एक चीज है। हंग असेंबली ये होती है कि जब कोई भी पार्टी का 0 आवर बाद में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट का पार्ट है वो, ठीक है। हंग असेंबली क्या होती है कि सपोज करो कि 550 सीटें, 275 इज द मेजोरिटी मार्क, ठीक है। 276 जिस बंदे के पास सीटें होंगी ना, वो वो बंदा के पास सरकार होगी। बट एक सिचुएशन ऐसी आती है कि किसी के पास 200 सीटें हैं, किसी के पास 205 सीटें हैं, किसी के पास 50 सीटें हैं। अब भाई किसी बंदे के पास 275 सीटें खुद में नहीं है, तो दिस इज ए हंग असेंबली। जहाँ कोई बंदा खुद सरकार नहीं बना सकता, उसको हम हंग असेंबली बोलते हैं। फिर सारे लोग एक दूसरे से मांगेंगे, तू एक काम कर, 5 करोड़ रुपए ले, मेरी पार्टी में आ जाए, ये कर ले वो कर ले। तो दिस इज, फिर गठबंधन बनाएंगे ताकि हम 275 क्रॉस कर सके। ये क्या हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, जो एमवीपी जिनको ये बोलते हैं, महाविकास परिषद जो बोल रहे हैं लोग, क्या है वो, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें थी, पर बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं थी, ठीक है। शिवसेना के पास 40 सीटें थी, मेजोरिटी नहीं थी। कांग्रेस के पास ये मेजोरिटी नहीं थी, 17 सीटें थी। तो इन लोगों ने क्या करा कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों ने मिला के हाफ मेजोरिटी को पार कर दिया। तो एक टाइम ऐसा आया था कि कोई बंदा खुद से सरकार नहीं बना पा रहा था, तो वो हंग असेंबली थी। फिर उन्होंने गवर्नर को बोला कि हम तीनों मिलकर सरकार बना रहे हैं हंग असेंबली से बचने के लिए, ठीक है। हाँ पीडीपी के साथ भी यही हुआ था, गठबंधन। क्या क्या पूछ रहे हो मेरे भाई। हाँ अगर हंग असेंबली में फिर भी सोल्यूशन नहीं निकलता, तो गवर्नर क्या करेगा, पूरी असेंबली डिसोल्व कर देगा, बोलेगा नया इलेक्शन। पार्लियामेंट में सेम चीज होती है, तो प्रेसिडेंट बोलेगा नया इलेक्शन करो, चलो, ठीक है। स्टेट कैबिनेट में जगह दो सरकार, हाँ मतलब वही सेम ही चीज है, ठीक है। तो सेम चीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट में भी काम करती है, जो चीज हम उसमें पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वही सेम चीज इसमें पढ़। सेंसर मोशन अलग होता है, सेंसर होता है सिंगल बंदे को पकड़ने के लिए कि तूने काम कैसे गलत किया, हम तेरे पे सेंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके। हाँ इस्तीफा दो। सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिल्कुल सेम चीज है, कुछ फर्क नहीं है। जैसा पीएम है वैसे बंदे, वैसे यही है, वैसे वही है, कुछ फर्क नहीं है, सेम ही चीज है, ठीक है। पढ़ लेना खुद से एक बार, कोई फर्क नहीं है। सीएम के अंदर भी सीएम की कोई टर्म फिक्स नहीं होती, जब तक वो चाहे गवर्नर के प्लेजर पे काम करता है। वैसे ही द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स, ही वर्क्स एज पर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट को लगा कि इसके पास मेजोरिटी नहीं है, 275 सीटें नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, वैसे ही प्रेसिडेंट उसको हटा देगा, ठीक है। बट उसको हटाने के लिए कंडीशन नहीं चाहिए कि उसके पास सीटें कम होनी चाहिए। हाँ उसके बारे में बताऊंगा, वो पार्लियामेंट का पार्ट है, इसलिए मैंने बचा के रखा है वो। नेक्स्ट पेज खुलते ही आएगा वो, देखना अभी, ठीक है। चीफ मिनिस्टर के बाद, चीफ मिनिस्टर बिल्कुल काम करता है उसकी तरह, प्राइम मिनिस्टर की तरह, ठीक है। तो पढ़ लेना खुद से ये, इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर है वही चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। वही नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेम चीज। जो जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में होता है, वही नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ होता है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब, जहां तुम्हें पता लगता है कि इन बंदों के पास अब बंदे नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल दो, इन लोगों को हटा दो ताकि नया इलेक्शन हो सके, सीधी बात है। हंग असेंबली में वो दे सकता है मौका सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को, बट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को भी तो मेजोरिटी मार्क पे लेके जाना पड़ेगा ना। तो अगर वो मेजोरिटी मार्क पे नहीं लेके जा पाती, देखो इसको बोलते हैं प्रेसिडेंसी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसआर बोमाई केस का क्वेश्चन है। एसआर बोमाई ने क्या बोला था कि गवर्नर के पास प्रेसिडेंट को लगाने की पावर होती है। कब कब होती है, जब हंग असेंबली हो। बट हंग असेंबली के अंदर भी उसको लगाने से पहले कंडीशन पार करनी पड़ती है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहले मौका देंगे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, तो जो पहले से कोई बंदा महागठबंधन में पहले से ही आ रखा है उनको देना। फिर उसके बाद उन लोग को मौका देना जो बाद में गठबंधन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रायोरिटीज होती हैं। तो अगर ये तीनों प्रायोरिटीज नहीं हो पाएंगी, देन उसके बाद गवर्नर डिसॉल्व करता है और प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है, ठीक है। हंग असेंबली वो होती है जिसका किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, कि खुद से सरकार बनाने के लिए उनके पास बंदे नहीं है, उसको हंग असेंबली बोलते हैं कि भाई किसी के पास नहीं है। ना कांग्रेस के पास है, ना बीजेपी के पास है, ना ममता के पास है, अब करे तो करे क्या। तो उसको हंग असेंबली बोलते हैं, ठीक है। कि जिसके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती सरकार बनाने की, ठीक है। क्या है भाई 550, 50% और 550%? अरे नहीं 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 नहीं, 15% बोल रहा हूँ मैं, 15% होता है भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 15% ऑफ 550। ये होता है तुम्हारा पार्लियामेंट में, ठीक है। स्टेट के अंदर 15% ऑफ नंबर ऑफ सीट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी यूपी में 400 है, तो 50 इंटू 15 इंटू 440, 400, ठीक है। तो इतने इतने मिनिस्टर रहेंगे स्टेट के अंदर, यूपी के अंदर, ठीक है। मेजोरिटी 50 51% होती है।
276 सीट्स पार्लियामेंट के अंदर, और अगर यूपी की बात करें तो 201 सीट्स। ठीक है। जिनके पास इतनी सीटें होंगी वो ऑटोमेटिकली सरकार बना देंगे, पर जिनके पास इनसे कम सीटें होंगी वो हंग असेंबली में आ जाएंगे। ठीक है। अगर 276 मोदी जी के पास नहीं होती, मोदी जी के पास सपोज करो 260 सीट होती, कांग्रेस के पास 55 सीट है। ठीक है। उसके बाद एनसीपी के पास, ये मायावती के पास 2 सीटें, इनके पास 2 सीटें, इनके पास 2 सीटें, मेजोरिटी किसी के पास नहीं है 275 276 की, तो वो हंग असेंबली बन जाएगी। फिर गवर्नर बोलेगा कि मोदी जी एक काम करो, अपनी सरकार बनाओ, 2-3 एमएलए देख लेना आप बाद में कैसे करना है। ठीक है। सॉरी, 2-3 एमपी। सेम चीज। ठीक है। ये थोड़े फंक्शंस होते हैं सीएम के, सीएम मेंबर होते हैं स्टेट काउंसिल का, और नीति आयोग का भी मेंबर होता है। ठीक है। क्राइसिस मैनेजर होता है, जैसे सीएम पीएम काम करता है। ठीक है। गोलेंटीन मोशन होता है पार्लियामेंट के अंदर, कोई भी चीज को अगर चुपचाप फटाफट से खत्म करना हो, उसे गोलेंटीन मोशन कहते हैं। वो मोशन अलग चीज है। भाई ये यूपीएससी का सिलेबस है, इतना मत पढ़ो। ठीक है। फटाफट एक खत्म करते हैं इसको अटर्नी जनरल से। अटर्नी जनरल कौन होता है? स्टेट में 251 फॉर मेजोरिटी, ये नहीं, स्टेट में डिपेंड करता है कितनी सीटें हैं लोकसभा की, विधान परिषद की। ठीक है। विधानसभा की, सॉरी। अगर विधानसभा की सीटें 400 हैं तो 201 मेजोरिटी मार्क हो गया। अगर 300 सीटें हैं तो 151 मार्क हो गया। अगर 100 सीटें हैं तो 51 मेजोरिटी मार्क हो गया। सीधी बात है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अभी जो करंटली वेणुगोपाल है, उससे पहले मुकुल रोहतगी थे। ठीक है। वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। ठीक है। मैक्स 500 हो सकते हैं ना, हाँ मैक्स 500 हो सकते हैं, किसी भी स्टेट के ऊपर 500 के ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है। इसलिए सबसे बड़ी सीट है ऐसे यूपी के पास है 400, बाकी सबके 200 300 ऐसे कुछ करके है। ठीक है। आर्टिकल 76 में बात लिख रखी है कि अटॉर्नी जनरल होगा, क्वेश्चन आता है। ठीक है। एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नमेंट में, तो मोदी जी, कैबिनेट जो बोलेगी, कैबिनेट अब यहाँ पे आगे, कैबिनेट जो बोलेगी वही बनेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है। वो इतना ऐसा होना चाहिए कि जज बन सके सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करें तब बताऊंगा कंडीशंस क्या होती है सुप्रीम कोर्ट जज बनने की। ठीक है। तो बस ये बात अभी जान लो कि उसके बाद इतनी पावर होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक हो। ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल, इंडिया का मेंबर होना चाहिए, उसने किसी हाई कोर्ट के जज होना चाहिए हाई कोर्ट का 5 साल के लिए, या एडवोकेट होना चाहिए किसी हाई कोर्ट का 10 साल के लिए, या एमिनेंट जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये तीन तीन कंडीशन दे रखी है किसी बंदे को सुप्रीम जज बनाने के लिए। ठीक है। नहीं, कोई याद नहीं करनी। ठीक है। टर्म ऑफ द ऑफिस, कोई ऑफिस में फिक्स नहीं है। 5 साल तक सरकार है, 5 साल तक रहेंगे। 10 साल तक सरकार है, 10 साल तक रहेगा वो। 5 साल सरकार है, 1 साल इस बंदे को बना दिया, 1 साल उसको बना दिया, 1 साल उसको बना दिया, तो कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है। रिमूवल, कोई रिमूवल की टेंशन नहीं है, सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट बोलेगा तुम निकलो तो निकल जाओ। ठीक है। एमिनेंट जूरिस्ट वो होता है जिस बंदे को बहुत ज्यादा नॉलेज हो लॉ की, और वो बंदा लॉ को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करता हो। फॉर एग्जाम्पल एन ए पालकीवाला, ही वॉज एमिनेंट जूरिस्ट। ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं उसके? वो एडवाइस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स के ऊपर। ठीक है। कोई लीगल कैरेक्टर हो तो उसको, तो और कोई प्रेसिडेंट ने उसे काम दिया तो वो हेल्प करेगा प्रेसिडेंट की उस चीज को सॉल्व करने में। ठीक है। सारे केसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो बंदा देखता है, हाई कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो। ठीक है। कोई भी अगर रेफरेंस प्रेसिडेंट देता है इसको सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट को। ठीक है। या अगर कोई भी और ड्यूटी और डिस्चार्ज कॉन्स्टिट्यूशन उसको बनाता है। ठीक है। लिमिटेशंस है, वो पार्ट ले सकता है किसी हाउस की प्रोसीडिंग्स के अंदर। हाँ, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। बट वो वोट नहीं कर सकता। ठीक है। सारी पावर मिलती है उसको जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलनी चाहिए। ठीक है। वो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में पार्ट नहीं ले सकता। मतलब इसका मतलब समझो एक चीज, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मोदी जी जाके सो गए 4 बजे और उन्होंने बोला आज तू फ्री है, ठीक है सर आप फ्री हो, आज जाओ, तो वो बंदा कोई भी केस लड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके, वो बंदा फ्री है। तो वो बंदा बाउंड नहीं है कि वो अपनी लोअर की नौकरी छोड़ दे। ठीक है। वो सिर्फ जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बुलाएगी वो आ जाएगा, जब वो नहीं आएगा तो वो पर्सनल काम भी कर सकता है। ठीक है। इसलिए वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है। ठीक है। उसकी हेल्प करने के लिए सोलिसिटर जनरल होते हैं, एडिशनल सोलिसिटर जनरल होते हैं। ठीक है। और सेम चीज उसका स्टेट में देखते हैं, एडवोकेट जनरल। ये क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर कि अटर्नी जनरल का भाई स्टेट में क्या कहलाता है? एडवोकेट जनरल। ठीक है। जो काम अटर्नी जनरल इसमें कर रहा है स्टेट, प्रेसिडेंट के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो सेम काम एडवोकेट जनरल करता है स्टेट के अंदर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ममता जी का कोई काम हो तो ममता जी का जो एडवोकेट जनरल होगा वो स्टेट का होगा। ठीक है। इस बात का याद रखना। ओके। 148 160 किस चीज में?
अरे इतने लोग इतना मत पढ़ो लो इसके लिए। सोलिसिटर जनरल इंपॉर्टेंट है? नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। सोलिसिटर जनरल का पंगा बस इतना ही होता है कि जब सोलिसिटर जनरल ऐसी चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख रखी है, ठीक है, ये बात याद रखना। या अपने में एग्जीक्यूटिव ने एक टर्म डेवलप की है, ठीक है। तो सोलिसिटर जनरल वो बंदे होते हैं जो बंदे अगर सीजीआई मतलब अटॉर्नी जनरल हर जगह जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं कि सोलिसिटर जनरल को भेज देते हैं। फॉर एग्जांपल तुषार मेहता, तो तुषार मेहता एस सी है, एस जी आई, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जितने भी केस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो देखता है। और जहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है तो कोई एजी जो होता है ना, अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल जी, वो आते हैं तब, ठीक है। हाँ लग जाएगा असेंबली, बट उसको रूल लगाने से पहले जो बोमैया केस है, जो ये है ना, बोमई केस, एसआर बोमई केस, उसको रेफर करना पड़ेगा। उसमें लिख रखी है हंग असेंबली को, अगर आप तुम्हें प्रेजेंट रूल लगाना है उससे पहले तुम्हें देखना है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को तुम्हें मौका देना है। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बना पाती तो तुम्हें कोलिशन को मौका देना है। अगर कोलिशन भी मौका नहीं बना पाती तो जो बंदा बाद में कोलिशन करना चाहते हैं उनको मौका देना है, ठीक है। अगर ये सब कुछ फिर होता है देन उसके बाद तुम डिसॉल्व करोगे और प्रेजेंट रूल लगा दोगे, ठीक है। हाँ एमिनेंट जूरिस्ट ने अगर कोई नहीं ले रखा हो भाई, एमिनेंट जूरिस्ट तो तभी बोलेंगे जब उसने कोर्ट में प्रैक्टिस करी होती है। ये चीज तो बड़ी थियोरेटिकल हो जाती है कि उसने कभी काम ही नहीं करा कोर्ट के अंदर, तो हम कैसे उसको बना दे। तो एमिनेंट जूरिस्ट तो देखो, जो दो टाइप के लॉयर होते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, एक होते हैं नॉर्मल लॉयर्स, एक होते हैं सीनियर लॉयर्स, जिनको हम बोलते हैं सीनियर एडवोकेट्स। तो जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, जज इनको बोलते हैं कि तुम इतने अच्छे बंदे हो, तुम इतना अच्छा लॉ इंटरप्रेट करते हो, हम तुम्हें ऐसे सीनियर एडवोकेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये वही लोग होते हैं जो एमिनेंट जूरिस्ट बनते हैं बाद में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो इंदु मल्होत्रा थी वो पहले सीनियर लॉयर थी सुप्रीम कोर्ट की, देन बाद में उनको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज शी वॉज वेरी एमिनेंट पर्सन, शी वॉज वेरी एमिनेंट जूरिस्ट, ठीक है। क्योंकि उनको लॉ इंटरप्रिटेशन बड़ी अच्छी आती थी। कैग, कैग पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट में आएगा कैग, ठीक है। पार्लियामेंट का पार्ट है कैग, मतलब है तो एग्जीक्यूटिव ही, पर कैग पार्लियामेंट में आएगा, ठीक है। अगर कैग के बारे में जानना हो ना तो अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेंगे तब मैं कैग भी पढ़ा दूंगा एक बार, ठीक है। कैग इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता है वैसे, बस इतना पता चाहिए कैग की कंडीशंस क्या और क्या का काम क्या है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाले दिन ना कैग कैग भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो पहले एक बार कैग पढ़ेंगे देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर लेंगे, ठीक है। गार्डियन ऑफ पब्लिक बसेस, ठीक है, हाँ हाँ कर लेंगे, इंक्लूड करेंगे, टेंशन मत लो यार, कोई चीज टॉपिक छूटेगा भी ना। हो गया खत्म इसके अंदर तो, ठीक है। तुम्हें मैं एक चीज बताने वाला था इलेक्शंस के अंदर, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक चीज याद रखना, वोट कैसे काउंट होते हैं, ठीक है, ये बताना भूल गया था मैं उस दिन तुम्हें। देखो, जो एमएलए का वोट होता है, एक वोट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन आज के टाइम में, फॉर एग्जांपल यूपी की पॉपुलेशन है 2 करोड़, 2 CR, मेंबर कितने हैं, 400 बंदे, इंटू 1/100, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो तुम्हारा एक वोट होगा, ठीक है, एमएलए का। यूपी के एक एमएलए का वोट इतना पावरफुल होगा, ठीक है। अगर तुम राजस्थान में जाओगे, उनके पास भी कुछ इतनी सीटें हैं लोकसभा के अंदर, मेरे ख्याल से कितनी है, 20 25 या 25 या 30 है, ठीक है। उनकी पॉपुलेशन कितनी है, सपोज करो 1 करोड़, 1 CR डिवाइड बाय 25 इंटू 1/100, तो ये एक एमएलए होगा, 1 MLA ऑफ राजस्थान, ठीक है, जो इसका आंसर होगा। हाँ 1971 से पॉपुलेशन लेते हैं, बिल्कुल ठीक, 1971 से, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन है 1971 में सेंसस हुआ था उससे लेते हैं, ठीक है। एमपी की वोट कितनी पावरफुल होगी, ये जब तुम सारी स्टेट का निकाल लोगे ना, उसको ऐड करोगे, उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितने बैठ जाएंगे। सपोज करो इलेक्टेड एमपी होते हैं हमारे पास 665, ले लो सपोज करो। तो जितना भी इसका आंसर आएगा ना एमएलए का, तो 665 डिवाइड कर दो, इसलिए एक एमपी की वोट की पावर आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखो, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है। आंध्र प्रदेश के अंदर 175 टोटल इलेक्टेड सीट्स हैं, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है इसके अंदर, 2 करोड़ 78 लाख, तो 170, सॉरी, हाँ हाँ, 2 करोड़ 78 लाख लेते हैं हम, ठीक है, डिवाइड बाय 00586, ठीक है, डिवाइड बाय 175 इंटू 1/100, जो इसका आंसर आएगा ना वो 159 आएगा, ठीक है। और 159 इंटू कितने एमएलए है, 175, ये टोटल नंबर ऑफ आंध्र प्रदेश के एमएलए की वोट की पावर है, ठीक है। उसके बाद अब एग्जांपल मैंने तुम्हें यूपी का दिखाया था, यूपी में देख लो, ये रहा उत्तर प्रदेश, 403 सीटें हैं, पॉपुलेशन देखो तो आठ कितनी है, 8 करोड़ 38 लाख 50,905, देख लो, ठीक है। तो 8 करोड़ 38 लाख 50,905, 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
83849905 डिवाइड बाय 403 इंटू 1/100। इसका आंसर कितना आता है? 208। तो एक एमएलए की वोट की पावर 208 है। तो ठीक है, तो 208 इंटू 403, ये टोटल नंबर ऑफ यूपी एमएलए होगी। वोटिंग वोटिंग ऑफ यूपी एमएलए। इसका आंसर कितना आएगा देखो, 83,824। तो टोटल एमएलए के वोट 83,000 जाते हैं इलेक्शन के अंदर, प्रेसिडेंट के, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में 27,000। बिहार ले लो, कोई बंदा बिहार पूछ रहा है यहाँ पे। बिहार कहाँ गया? ये रहा बिहार। 243 बंदे होते हैं, ठीक है, बिहार के अंदर। ठीक है, 243 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। 4 करोड़ की पॉपुलेशन है। एक बंदे की एक एक एमएलए का वोट कितना हुआ? 173। पूरी स्टेट का वोट कितना हुआ? 42,000। ठीक है। अब सपोज करो इस पूरे का आंसर कितना आता है, 5,50,000 ले लो। ठीक है, हमारा टोटल नंबर ऑफ, अब सेम फॉर्मूला एमपी, ये एमएलए के वोट थे सारे। अब एमपी के वोट ले लो। 5.5 लाख हो गए। 5.5 लाख डिवाइड बाय 650 सपोज करो। ठीक है, इतना तुम्हारा एक एमपी का वोट हो गया। इंटू 650 कर दो, सारे एमपी के वोट हो जाएंगे। सारे याद नहीं करने, बस तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या होते हैं। पूछ रहे थे ना कि हम एमएलए और एमपी के वोट कैसे काउंट करते हैं। तो ये वोट होते हैं। अब तुम इस सेम चीज को अप्लाई करो जनरल इलेक्शन के अंदर। तुम अगर सुबह बैठोगे ना, तो शाम तक सिर्फ एक ही बंदे का इलेक्शन करते रहोगे। ये नहीं आएगा। वैसे मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ इससे, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि कैसे काम करता है, ठीक है। ये डाटा है 2007 का, सॉरी 2017 का। 2017 का भी चेंज हो गया। ये सिर्फ एग्जांपल दिया था मैंने, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ना ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज नहीं करते जनरल इलेक्शंस के अंदर है। एक सेकंड है। ठीक है, ये था। समझ गया मेरी बात की कैसे हम इलेक्शन काउंट करते हैं। इसलिए अगर हम उसमें लेने जाएंगे ना, क्या बोलते हैं, नॉर्मल इलेक्शन के अंदर, जनरल इलेक्शन के अंदर, तो हो लिया काम हमारा। हम शाम तो सिर्फ एक एक ही बंदे के वोट गिनते रहेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर ही बस। फिर तो जब तक यूपी का नंबर आएगा मेरे ख्याल से तो 3 साल निकल जाएंगे। ठीक है। अरे नहीं है, 552, 550 सीटें हैं। 2 सीटें हट चुकी है 104 से। ठीक है। ओके। पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट थोड़ी पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम 5-6 मिनट हो, देन इसके बाद हम बंद करेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। हाँ, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव की तरह काम करती है। ठीक है, पहले का पार्लियामेंट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सर कल की पीडीएफ आज मिल जाएगी वो पीडीएफ, ठीक है, वो मैं दे दूंगा। पार्लियामेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं 5-10 मिनट, देन उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे क्लासेस को। ठीक है, ये फटाफट खत्म कर लेते हैं एक बार, ठीक है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर, जैसे हमने पढ़ा था ना कि पीएम और सीएम, वैसे ही है। जो काम पार्लियामेंट करती है, परसों पढ़ा फ्रेश। अरे कर लो यार, 5 मिनट का काम है, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हमने क्लास भी आज 20 पे स्टार्ट करी है, तो भी है 7 मिनट। ठीक है, तो बस 7 मिनट चला लो, ज्यादा नहीं। ठीक है, सिर्फ हम एग्जाम्पल वो करेंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए फायदा, जल्दी जल्दी खत्म होगी तो तुम्हारे लिए फायदा पढ़ने के लिए। ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट बाइकैमल होती है। बाइकैमल मतलब लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव मोस्टली यूनिकैमल होती है। सिर्फ उनके पास विधान सभा होती है, जिसके अंदर एमएलए बैठते हैं। ठीक है, एमएलसी बहुतों के पास नहीं है। ठीक है, यार आराम से तो पढ़ा दूं, मेरे लेके तो 8 बजे तक पढ़ लो, पर यहाँ को रुकेगा नहीं 8 बजे तक। ठीक है, उसके बाद 79 से 122 के अंदर ये चीज दे रखी है, और 168 से 212 के अंदर दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, वो सिर्फ हमारे पास 6 स्टेट्स के अंदर है। उनका नाम भी बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी ममता बनर्जी ने बोला कि मुझे एमएलसी चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता है कि आ, बताओ किसके स्टेट में होगी, किसके स्टेट में नहीं होगी। इसलिए एक चीज याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बन जाती है ऑटोमेटिकली। सॉरी, म्यूट की थी। क्राइटेरिया क्या होता है एलसी का, बता दूंगा। ठीक है, तो याद रखना सिर्फ 6 स्टेट्स के अंदर होती है। ओके, उनके पास थोड़ी कम पावर होती है, क्योंकि वो सिर्फ एडवाइस कर पाते हैं, बोल पाते हैं कि हमें लगता है बिल ठीक नहीं है, पर उनकी सुनता कोई नहीं है। ओके, काम क्या होता है, पास बिल को पास करना। ठीक है, बिल को रिजेक्ट करना।
पास करते टाइम थोड़ी मॉडिफिकेशन देना, और पहले हाउस को वापस भेज देना। लोग आंध्र प्रदेश में हाँ हाँ, नीचे यार ये रहा यार, लिख रखा है मैंने सारा, तुम्हारा सारा लिख रखा है मैंने, टेंशन ना लो, सेम चीज सब लिख रखी है मैंने। ठीक है। ओके। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई काउंसिल के अंदर, कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल आया, उसको ऐसे के ऐसे ही पास कर देना। ठीक है, जैसे कि अभी मॉडिफिकेशन का बिल आया था इसका, 105 अमेंडमेंट जो बिल आया है, ठीक है, उसको उन्होंने ऐसे ही पास कर दिया। बिल को मना कर देना कि भाई हमें लगता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड बनने लायक है, तो मना कर दो विथ सम मॉडिफिकेशन। यार हमें लगता है कि इसके अंदर ना ओबीसी के साथ साथ ना SC ST को भी इंक्लूड करने की पावर देनी चाहिए। चलो ठीक है, मान लिया, तो मॉडिफिकेशन करी बिल के अंदर और वापस भेज दिया। ठीक है, पहले उसके अंदर कि भाई जो तुमने बिल पास करा है ना ओबीसी के नाम पे, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। सपोज करो लोकसभा के अंदर कोई बिल पास हो और राज्यसभा को भेज दिया। ठीक है, कि यार तुमने बड़ा अच्छा काम करा, इसके अंदर ओबीसी इसको पावर दे दी। लोकसभा बिल्कुल सही किया पास करके। पर राज्यसभा बोलती है यार एक काम करो, इसके अंदर ना SC और ST को भी इंक्लूड कर दो। ठीक है, उसको फिर वापस भेज देंगे लोकसभा के पास कि अब करके पास करो, फिर वो दोबारा पास करेंगे और ये लोग भी पास कर देंगे। तो पास विद सम मॉडिफिकेशन। ठीक है, कुछ नहीं करना, 6 महीने तक बैठे रहना। जैसे ही वो दोनों हाउस खत्म हो जाएंगे, वैसे बिल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये तीसरा काम है इनका। ठीक है। LC के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल ML, देखो सबसे MLA होता है वो बिल्कुल सेम होता है लोकसभा की तरह। ठीक है, और जो LC होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है राज्यसभा की तरह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो LC के पास जो पावर होती है ना, राज्यसभा के पास बहुत पावर है। कोई बिल मना कर देना, ये मत करना, वो मत करना। LC के पास कोई पावर नहीं है। नॉर्मल बिल के अंदर भी अगर MLA कोई बिल पास करते हैं और LC वाले मना कर देते हैं ना, तो वो वापस भेज देते हैं, तो MLA दोबारा पास कर देंगे, तो LC वालों को फिर पास करना पड़ेगा। तो LC के पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो वो बिल मना कर सकते हैं, पास द बिल कर सकते हैं विद नोटिफिकेशन। बट अगर वो बिल पसंद नहीं आया MLA वालों को, तो बोलेंगे हमें नहीं सुननी तुम्हारी, हमने जो बिल पास किया है तुम कर दो चुपचाप शांति से, तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा अगर दोनों नहीं मानते तो बिल खत्म हो जाता है। ठीक है, LC के मेंबर कैसे चूज करने होते हैं, इसका क्राइटेरिया होता है एक, वो बताऊंगा बाद में, बड़ा लंबा क्राइटेरिया है इसमें। 1/6, 1/3, 1/3, 1/6 ये फॉर्मूला होता है। 1/6 लोग होंगे वो होंगे इससे, यूनिवर्सिटी से आएंगे। 1/6, 1/3 टीचर से आएंगे। 1/3 लोग होंगे जो ये चूज करेंगे काउंसिल वाले। और 1/3 मेंबर ऐसे होंगे जो चूज करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली वाले। तो बड़ा क्राइटेरिया इनके 4-5 क्राइटेरिया बनाने के। ठीक है, वो बताऊंगा कैसे होता है। जॉइंट सिटिंग के अंदर हाउस को जॉइंट सिटिंग कन्वर्ट की जाएगी ताकि वो डेडलॉक टूट जाए। ठीक है, और लास्ट, ठीक है, और इसके बाद जो बिल ओरिजिनेट होगा, ठीक है, रिजेक्ट भी हो सकता है, मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, LC के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं होगा तो हो जाएगा। ठीक है, ये इन 6 स्टेट्स में है, ये बात याद रख लो। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी एंड बिहार, इन सब में है बस। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हटाने की बात चल रही है। तमिलनाडु ने हटा दिया था 1986 के अंदर, और अभी बात चल रही है इसके अंदर बंगाल के अंदर इसकी वापस लाने की। ठीक है, तो ये करंट अफेयर बन गया तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, ये चीज याद रखना, सिर्फ हमारे पास 6 स्टेट्स में है। ठीक है, ये रट लो। 6 महीने, लेजिस्लेटिव काउंसिल को 6 महीने के अंदर काम करना पड़ेगा, वरना उनको हटाना पड़ेगा। पर सेम चीज राज्यसभा के साथ नहीं है। राज्यसभा अगर 6 महीने ना सुने तो कोई टेंशन नहीं, पर LC को सुनना पड़ेगा। ठीक है, 6 महीने के बाद। ओके, मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ लोकसभा 552, अब ये 550 हो गया, ये मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, राज्यसभा के अंदर 250। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 नहीं होने चाहिए, याद रखना। अगर 402 सीटें यूपी के अंदर हैं, तो 1/3 इंटू 402 कर दो, तुम्हारी तो मुश्किल से इसका आंसर जाएगा, अगर हम इसमें ले लें तो 150 भी नहीं कितना, 12 36, 120 भी नहीं हो गया। 130 हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो 130 के ऊपर MLC नहीं होनी चाहिए। तो जो क्या कहते हैं, जो तुम्हारी इसकी सीटें होंगी, क्या बोलते हैं, यूपी के अंदर MLC की, वो 130 होंगी, और MLA की सीट 402 होंगी। ठीक है, इलेक्शन टू राज्यसभा, स्टेट असेंबली वाले इलेक्शन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू बंदे आते हैं। वो कैटेगरी एरिया में तुम्हें क्या बता रहा, 1/3 जो लोग होते हैं ना, ये रहा,
1/3 जो होते हैं वो लोकल अथॉरिटीज ग्राम पंचायत से आते हैं। 1/3 लोग मेंबर जो होते हैं वो एमएलए चूज करते हैं, ठीक है। एक 1/12 जो मेंबर होते हैं वो टीचर्स चूज करती हैं। 1/12 जो मेंबर होते हैं ग्रेजुएट चूज करते हैं। वन और 1/6 जो मेंबर होते हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करता है। ऐसे आते हैं एमएलसी के अंदर, देख लो। ठीक है, एमएलसी के अंदर आना आसान काम भी नहीं है। ठीक है। मनी बिल के अंदर कोई जॉइंट नहीं होता, सिर्फ लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। इनके पास कोई पावर ही नहीं है, स्टेट में कोई जॉइंट सीटिंग होती ही नहीं है। ठीक है, सिंपल चीज। कंपोजिशन कल पढ़ेंगे, ठीक है।